हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक स्वीडिश मूवी है। ये फिल्म स्वीडन के इंडिजिनस सामी ट्राइब्स के बारे में है। ये ट्राइब्स हज़ारों सालों से नॉर्दर्न स्वीडन में रहते हैं और रेनडियर हर्डिंग करते हैं, जिसके थ्रू ये अपना ब्रेड एंड बटर अर्न भी करते हैं। मूवी के पहले सीन में हम देखते हैं कि हर तरफ बर्फ़ जमी हुई है और बहुत सारे रेनडियर्स वहाँ फिर रहे हैं। वहीं कुछ फासले पर एक हंटर अपनी गन से एक रेनडियर को टारगेट करता है और अगले ही लम्हे एक गन शॉट की आवाज़ आती है और वो रेनडियर मर जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ दिखाया जाता है कि बर्फ़ पिघल चुकी है और हर तरफ हरियाली आ गई है। निल्स, जो कि एक रेनडियर फार्मर है, और उसकी बेटी एल्सा, इन दोनों के बीच की कन्वर्सेशन हम सुन सकते हैं, जिसमें हमें समझ में आती है कि आज एल्सा का मार्किंग डे है। बेसिकली सामी ट्राइब्स में मार्किंग एक ओल्ड ट्रेडिशन है जिसमें रेनडियर के कान में एक ख़ास तरह से कट्स लगाए जाते हैं और उस पर अपनी ओनरशिप डिक्लेयर की जाती है। खैर, एल्सा अपने रेनडियर हर्ड में से एक वाइट काफ रेनडियर को सिलेक्ट करती है और उस पर मार्किंग परफॉर्म करती है और उसका नाम नासिगालू रखती है। इट मीन्स नासिगालू नाउ बिलोंग्स टू एल्सा। एक दिन एल्सा, उसका बड़ा भाई मैटियस और निल्स अपने रेनडियर्स के साथ घूम रहे होते हैं कि वहीं उनका फैमिली फ्रेंड लासे आता है, जो अपनी स्नो मोबाइल पे एक रेनडियर की डेड बॉडी लेकर आता है, जिससे हमें पता चलता है कि कोई इनके रेनडियर्स को अब भी मार रहा है। वहीं लासे निल्स को एक और बात बताता है कि एक और रेनडियर फार्मर जिसका नाम रिकर्ड है, उसके फॉडर, जो कि जानवरों का चारा होता है, उसे किसी ने आग लगा दी है। फिर एक दिन स्कूल से वापसी में हम देखते हैं कि एल्सा अपने रेनडियर्स के पास आती है। वो फ़ौरन नासिगालू के पास जाती है और उसके साथ कुछ बातें करती है और अपना टाइम स्पेंड करना शुरू कर देती है। लेकिन जल्द ही उसे एक स्नो मोबाइल की आवाज़ आती है और हमें दिखाई देता है कि वही हंटर जो हमें मूवी के शुरू में दिखाई दिया था वो उस तरफ आ रहा होता है। ये देख के एल्सा झाड़ियों की आड़ में जाके छुप जाती है और हम देखते हैं कि नासिगालू चलता चलता उस हंटर के पास पहुंच जाता है, जहां वो हंटर अपने खंजर के वार से नासिगालू को मार देता है। लेकिन तभी उसे झाड़ियों में से किसी के मौजूद होने की आवाज़ सुनाई देती है। वो जब मुड़ के देखता है तो वो वहाँ पे एल्सा को पाता है। इस मौके पर हम उस हंटर की फेस को पहली दफ़ा देखते हैं, जिससे हमें समझ में आता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वहीं का एक टाउन रेजिडेंट होता है जिसका नाम रॉबर्ट आइजैक्सन होता है। रॉबर्ट अपने हाथ के इशारे से एल्सा को खामोश रहने का कहता है और उसको बोलता है कि अगर तुमने कुछ बोला तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी वहाँ पे एल्सा के फादर निल्स और उसका भाई मैटियस भी आ जाते हैं, जिनको आता देखकर रॉबर्ट वहाँ से फ़रार हो जाता है। वहीं निल्स अपने बेटे मैटियस को बोलते हैं कि उस हंटर का पीछा करो, और वो नासिगालू की बॉडी को लेकर और एल्सा को लेकर घर आ जाते हैं। वहीं रात में हम मैटियस और निल्स को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जिससे हमें समझ में आता है कि उन लोगों ने उस हंटर का फेस नहीं देखा था, लेकिन उनका डाउट अभी भी रॉबर्ट के ऊपर ही है। उस रात जब एल्सा सोने के लिए अपने रूम में जाती है तो मैटियस उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने किसी को ये काम करते हुए देखा, जिस पर एल्सा उसको बोलती है कि नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। अगले दिन निल्स और एल्सा पुलिस स्टेशन जाते हैं इस पूरे इंसिडेंट की रिपोर्ट लिखवाने के लिए। वहाँ पे एल्सा अपने फादर को कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है। जब वो वॉशरूम जा रही होती है तो रास्ते में ही उसे एक रूम में रॉबर्ट एक पुलिस ऑफिसर से बात करता हुआ दिखता है। उसको देख के एल्सा बहुत डर जाती है और अपने फादर के पास फ़ौरन वापस आ जाती है। थोड़ी देर बाद इन्वेस्टिगेशन रूम में जब एक पुलिस ऑफिसर एल्सा से पूछता है कि क्या तुमने किसी को नासिगालू को मारते हुए देखा है, तो एल्सा कहती है कि नहीं, उसने किसी को नहीं देखा। जिस पर पुलिस ऑफिसर कहता है कि इट माइट बी पॉसिबल कि वो रेनडियर किसी फेंस से टकरा गया हो और एक्सीडेंटली मर गया हो। और वो कहता है कि हम इस पूरे इंसिडेंट को स्टोलन लिख देते हैं। बस उनके एल्सा के फादर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और आर्ग्यू करते हैं कि जब भी हम आपके पास रिपोर्ट लिखवाने के लिए आते हैं तो आप हमेशा ही इसको स्टोलन केस डिक्लेयर कर देते हैं, और आज भी आप यही कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लासे निल्स को अपने पास बात करने के लिए बुलाता है और कहता है कि तुम्हें एल्सा से बात करनी चाहिए क्योंकि वो नासिगालू के मरने के बाद बहुत दुखी है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एल्सा और लासे आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे एल्सा लासे से पूछती है कि कौन है जो हमारे रेनडियर्स को मार रहा है। तो लासे बोलता है कि ये लोग पागल हैं जो कि ना हमें पसंद करते हैं और ना ही हमारे लाइफस्टाइल को समझ पाते हैं। इन्हें लगता है कि हम इनके रास्ते में रुकावट बन रहे हैं।
कहानी अब 10 साल आगे बढ़ती है, जहां हम देखते हैं कि गांव में एक नीला नामी लड़का है जो एल्सा को पसंद करता है और इसके लिए वो बहाने बहाने से एल्सा की फैमिली की हेल्प करवाने के लिए आता रहता है और एल्सा भी कहीं ना कहीं उसमें इंटरेस्टेड है। इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि एल्सा की ग्रैंड माँ अक्कू, जिनकी एज अब बहुत ज़्यादा हो गई है, वो अब कुछ कुछ बातें भूलने लगी हैं। इसका हमें अंदाज़ा इस बात से होता है कि वो कहती हैं कि नीला का फादर हिएटा, जो कि अब मर चुका है, उसकी रेंडियर्स अब नीला के हिस्से में आएंगी तो ज़रूर एल्सा को नीला से शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन तभी एल्सा की मदर उसे करेक्ट करती हैं और कहती हैं कि हिएटा तो अभी ज़िंदा है। और हमें दिखाई देता है कि एल्सा कम्युनिटी स्कूल में एक टीचर है। एक दिन जब वो अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही होती है तो उसको उसकी मदर की कॉल आती है, जो उसे कहती हैं कि उसकी ग्रैंड माँ घर से बाहर चली गई हैं और गुम हो गई हैं, तो उसे उन्हें ढूंढने के लिए जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि रॉबर्ट आज भी रेंडियर्स को मार रहा होता है, जहां वो एक रेंडियर को अपनी स्नो मोबाइल से हिट करके बाद में उसे गोली मार देता है और वो इस पूरे इंसिडेंट की वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैटियस और लासे आपस में बात कर रहे होते हैं, जहां मैटियस कहता है कि वो भी लासे की तरह माइन में काम करना चाहता है और उसकी तरह एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहता है। इस पर लासे काफ़ी गुस्सा होता है और उसे बताता है कि मैटियस आगे चलकर अपने फादर का रेंडियर हर्ड ओवरटेक करेगा और अपनी फैमिली का लीडर भी बनेगा, अनलाइक लासे, क्योंकि उसके पास अपना कोई रेंडियर नहीं है और ना ही रेंडियर मार्क है, क्योंकि वो अपने सिबलिंग्स में सबसे छोटा है। इसके अलावा वो विलेज काउंसिल में वोट भी नहीं कास्ट कर सकता और माइन में काम करने की वजह से उसकी फैमिली अब उसे जूडस बुलाती है, जिसका मतलब है कि धोखा देने वाला या बिट्रे करने वाला। तभी मैटियस को एल्सा की कॉल आती है और वो बताती है कि उसने एक गन शॉट सुना है और वो मैटियस को जल्द ही वहाँ आने का बोलती है। कुछ देर बाद उन्हें एक रेंडियर की डेड बॉडी मिलती है जिसके कान गायब होते हैं। वो लोग देखते हैं कि वहीं एक स्नो मोबाइल का ट्रेल भी मौजूद होता है। एल्सा और मैटियस उस ट्रेल का पीछा करते हुए रॉबर्ट के बांध तक पहुंच जाते हैं, जहां वो लोग पुलिस को बुलाते हैं। कुछ देर बाद 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं, जिनमें से एक यंग मेल ऑफिसर होता है और एक सीनियर फीमेल ऑफिसर होती है और उसके साथ ही रॉबर्ट भी वहां पे आ पहुंचता है। रॉबर्ट पुलिस से पूछता है कि क्या आपके पास सर्च वारंट्स हैं तलाशी लेने के लिए, जिसके जवाब में पुलिस कहती है कि नहीं, हमारे पास नहीं है। तो रॉबर्ट कहता है कि ठीक है, मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले इन दोनों लोगों को यहाँ से जाना होगा। इसके बाद एल्सा और मैटियस वहाँ से चले जाते हैं और पुलिस ऑफिसर्स रॉबर्ट के साथ उसके घर में आ जाते हैं। बातचीत के दौरान यंग मेल ऑफिसर उसे बोलता है कि मैंने इस जगह पे ज़्यादा अरसा काम नहीं किया, लेकिन मैंने यहाँ पे स्टोलन रेंडियर्स की कहानी बहुत सुनी है। जिस पर रॉबर्ट कहता है कि हाँ, ये यहाँ पे बहुत बड़ा मसला है, लेकिन असल में सामी ट्राइब्स खुद अपने रेंडियर्स को मार देते हैं ताकि वो उनके अगेंस्ट गवर्नमेंट से कंपनसेशन रिसीव कर सकें। इस पर सीनियर फीमेल ऑफिसर कहती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितने भी रेंडियर्स मरते हैं उनके कान गायब होते हैं, और जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं उन रेंडियर्स की मार्किंग और आइडेंटिफिकेशन के लिए। जिस पर रॉबर्ट कहता है कि सामीज़ की वजह से बहुत से टाउन रेजिडेंट्स फिशिंग नहीं कर सकते और ना ही रॉबर्ट अपनी मर्ज़ी से स्नो मोबाइल चला सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्नो मोबाइल रेंडियर्स के आसपास चलाने पर बैन लगाया हुआ है, जिसकी वजह से रॉबर्ट बहुत गुस्से में होता है। इतने में मेल ऑफिसर उससे बांध के एंट्रेंस पे मौजूद खून के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में रॉबर्ट अपने रेफ्रिजरेटर से रैबिट का मीट निकाल के दिखाता है और कहता है उसने इसको शॉट किया था और वो खून इसी का है। वहीं मैटियस और एल्सा को हम देखते हैं आपस में बात करते हुए, जहां फॉर द फर्स्ट टाइम एल्सा मैटियस को बताती है कि बचपन में उसने रॉबर्ट को ही देखा था नास्ते गालों को मारते हुए, और वो अपने आप को इसका कसूरवार ठहराती है, क्योंकि उसके बाद जितने भी रेंडियर्स मरे हैं वो शायद उसी की वजह से मरे हैं। जिस पर मैटियस बोलता है कि नहीं, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, इसके लिए सिर्फ एक ही बंदा रिस्पॉन्सिबल है और वो रॉबर्ट है। फिर नेक्स्ट सीन में हम एल्सा को एक बैग पुलिस स्टेशन में लाते हुए देखते हैं, जहां वो पुलिस ऑफिसर्स के सामने रख के उसमें से मारे जाने वाले रेनडियर्स की रिमेन्स निकालती है और बोलती है कि ये वो एविडेंस है जो आपको चाहिए था। वहीं बाद में हम देखते हैं कि एल्सा, मैटियस और नील्स के पास सामी विलेजर्स का स्पोक्स पर्सन ओली आता है। वो नील्स से शिकायत करता है कि एल्सा ने पुलिस स्टेशन जाके गलती की है और अब सब टाउन रेजिडेंट्स उन लोगों के खिलाफ हो जाएंगे। जिस पर एल्सा बोलती है कि नहीं, उसने सिर्फ एविडेंस शो किया था और उसने कुछ गलत नहीं किया। यहाँ मैटियस भी एल्सा का साथ देता है, लेकिन नील्स यहाँ पे काफ़ी डिफेंसिव स्टांस लेता हुआ दिखाई देता है और बोलता है कि हमें ओली की बात माननी चाहिए क्योंकि वो सामीज़ का इलेक्टेड स्पोक्स पर्सन है। अगले दिन टाउन हॉल में एक मीटिंग अरेंज होती है जहाँ सारे टाउन के लोग जमा होते हैं। यहाँ एक माइन को लेकर चर्चा हो रही होती है।
सामी ट्राइब्स इस माइन के अगेंस्ट होते हैं क्योंकि इससे उनकी रेनडियर हर्डिंग नेगेटिवली अफेक्ट होगी, जबकि दूसरी तरफ टाउन रेजिडेंट्स माइन के फेवर में होते हैं क्योंकि उससे जॉब्स क्रिएट होंगी और वो अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर सकेंगे। तभी मीटिंग में गर्मा गर्मी होने लगती है और एल्सा वहाँ पे खड़ी होकर टाउन रेजिडेंट्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करती है, सेइंग कि टाउन रेजिडेंट्स नहीं चाहते कि सामी ट्राइब्स यहाँ पे रहें और इसीलिए वो पिछले इतने सालों से उनके रेनडियर्स को मार रहे हैं, जिस पर टाउन रेजिडेंट्स इसका ब्लेम उल्टा सामी विलेजर्स पर डाल देते हैं कि ये कहते हुए कि रेनडियर्स को खुद सामी ही मारते हैं ताकि वो उनका कंपनसेशन गवर्नमेंट से वसूल कर सकें। मीटिंग के एंड पे हम देखते हैं कि एल्सा का प्रोटेस्ट करना टाउन रेजिडेंट्स के साथ साथ ओली और नील्स को भी बहुत बुरा लगता है। इसके बाद हम लासे और एल्सा को एक रेस्टोरेंट में बात करते हुए देखते हैं, जहां एल्सा रिवील करती है कि वो इस जगह को छोड़ने का सोच रही है, एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए यहाँ से जाना चाहती है, मे बी वो किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले। लासे उससे एग्री करता है, सेइंग कि वो अभी यंग है और उसे इस जगह को छोड़ देना चाहिए क्योंकि रेनडियर फार्मिंग का कोई ख़ास फ्यूचर नहीं है। यहाँ हम एक और चीज़ नोटिस करते हैं, लासे वहाँ से जाने से पहले एल्सा को कहता है कि बहुत जल्द यहाँ एक ब्लास्ट होगा जो सबको हिला देगा। इसका मतलब उस वक्त हम और एल्सा तो नहीं समझ सकते, लेकिन आगे कुछ देर में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। फिर हम एल्सा को मैटियस के पास जाते हुए देखते हैं, जहाँ मैटियस भी हमें ड्रंक और डिप्रेस दिखाई देता है और कहता है कि उसे रॉबर्ट पे बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि बावजूद इसके कि ब्लड ट्रेल उसके बांध की तरफ जा रहे थे, पुलिस ने उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया और वो अपने डैड नील्स पर भी सवाल उठाता है कि उन्होंने भी इस प्रॉब्लम से अपनी आंखें इस तरह फेर ली हैं जैसे कोई मसला हुआ ही ना हो। मैटियस को लगता है कि अगर ऐसे ही सब चलता रहा तो नियर फ्यूचर में उनके पास एक भी रेनडियर नहीं रहेगा और शायद उन्हें खुद ही रॉबर्ट को मार देना चाहिए। नेक्स्ट सीन काफ़ी दिल दुखा देने वाला होता है, जहां हम देखते हैं कि एक माइन वर्कर अर्ली मॉर्निंग माइन में आकर एक्सकवेटर मशीन स्टार्ट करता है, लेकिन तभी उसे मशीन के आगे एक ह्यूमन बॉडी हैंग हुई हुई दिखती है जो किसी और की नहीं बल्कि लासे की ही होती है। जी हाँ, लासे ने मशीन से लटक के अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया था और इवेंचुअली हमें समझ में आता है कि अर्लियर जो बातें उसने एल्सा से की थी उसका क्या मतलब था। वहीं लासे के फ्यूनरल से फारिग होकर कुछ दिन बाद एल्सा का सामना रॉबर्ट से होता है। रॉबर्ट एल्सा को बोलता है कि लासे की डेथ का उसे बहुत अफसोस है क्योंकि वो उसके साथ बचपन में हॉकी खेलता था और वो बहुत अच्छा इंसान था। तभी एल्सा उसको बीच में इंटरप्ट करती है और कहती है कि हमारे रेनडियर्स को मारना बंद कर दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। एल्सा की ये बात रॉबर्ट को बहुत बुरी लगती है, लेकिन उस वक्त वो वहाँ खामोशी से चला जाता है। इसके बाद हमें एक मंथ आगे के इवेंट्स दिखाए जाते हैं जहाँ एल्सा और नीला रिलेशनशिप में है और वहीं एक सुबह एल्सा को उसकी फ्रेंड एना की कॉल आती है कि किसी ने रोड साइड पर बहुत सारे रेनडियर्स के हेड ज़मीन में गाड़े हुए हैं और उसे जल्दी वहाँ पहुँचना चाहिए। वहाँ पहुँचने पर एल्सा देखती है कि एक फ़ीमेल रिपोर्टर इस इंसिडेंट की रिपोर्टिंग कर रही है और वो एक टाउन रेजिडेंट से बात कर रही होती है जो बताती है कि ये सब सामी खुद कर रहे हैं क्योंकि उनके रेनडियर्स के बदले उन्हें गवर्नमेंट से कंपनसेशन मिलता है। ये सुन के एल्सा से रहा नहीं जाता और वो उस रिपोर्टर को बोलती है कि मैं आपको बताती हूँ कि इसके पीछे कौन है। असल में ये लोग चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं, इसीलिए ये लोग पिछले 20 साल से हमारे रेनडियर्स को मार रहे हैं और डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने 100 से ऊपर रेनडियर की किलिंग्स पुलिस को रिपोर्ट की हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। ये सब चीज़ें लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश हो जाती हैं और फिर टाउन रेजिडेंट्स और विलेजर्स के बीच में एक ओपन रिफ्ट डेवलप हो जाती है। इसके बाद हम ओली को देखते हैं जो एल्सा के फादर नील्स के पास आता है और उसे बताता है कि इस इंटरव्यू के बाद उसे 3 डेथ थ्रेट्स मिल चुकी हैं और उन्होंने यूनानिमसली ये डिसीजन लिया है कि अब के आगे से वो एल्सा को कभी भी किसी भी टाउन मीटिंग में इनवाइट नहीं करेंगे। इस डिसीजन के बाद पूरी फैमिली बहुत अपसेट हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोई आधी रात में रेनडियर्स के फॉडर को आग लगा देता है, जिसकी वजह से आसपास खड़े रेनडियर्स डिस्ट्रेस में इधर उधर भागने लग जाते हैं और वो उस सारे इंसिडेंट की वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेता है और उसे वो एल्सा को भेज देता है, जिससे हमें कुछ क्लू मिलता है कि शायद ये काम रॉबर्ट और उसके गैंग का है। वहीं हम देखते हैं कि स्कूल में एक दिन 2 स्टूडेंट्स के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिनमें से एक स्टूडेंट सामीज़ में से होता है। जब एल्सा उनको छुड़वाती है तो सामीज़ स्टूडेंट में से एक बोलता है कि मुझे तुम्हारी वजह से ये सब मुश्किलात देखनी पड़ रही हैं और ये तब से हुआ है जब से तुमने उस न्यूज़पेपर को इंटरव्यू दिया है और मैं नहीं चाहता कि तुम मज़ीद अब मेरी टीचर रहो। ये सुन के एल्सा बहुत दुखी हो जाती है और डिसाइड करती है कि वो अब ये टाउन छोड़ देगी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेगी। इधर गवर्नमेंट आयरन ओर एक्सट्रैक्शन के लिए माइनिंग की क्लियरेंस जारी कर देती है, जिससे रेनडियर हर्डर्स बहुत परेशान होते हैं और वो इसके अगेंस्ट कोर्ट में अपील करने का डिसाइड करते हैं।
इसके कुछ दिन बाद मैटियस और एल्सा अपने रेनडियर हर्ड के साथ खुले में घूम रहे होते हैं कि उन्हें कुछ दूर रॉबर्ट अपने एक गैंग मेंबर के साथ स्नो मोबाइल पे बैठा हुआ नजर आता है। ये दोनों उसके पास जाते हैं और उसे वहाँ से अपनी स्नो मोबाइल ले जाने का बोलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने रेनडियर के करीब स्नो मोबाइल चलाने से मना किया होता है। इनके दरमियान होने वाली बातचीत बहुत इंटेंस हो जाती है, जिस पे मैटियस रॉबर्ट पे अपनी गन पॉइंट कर देता है और जवाब में रॉबर्ट मैटियस से उसकी गन छीन के उसे असॉल्ट करता है और इजीली ओवर पावर कर लेता है। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद हम नोट करते हैं कि मैटियस मेंटली बहुत वीक हो गया था, क्योंकि उसे लगता था कि ना वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पा रहा है और ना ही अपने रेंडियर्स को बचा पा रहा है, और फिर वो सबसे अलग थलग रहना शुरू कर देता है। फिर हम आगे देखते हैं कि एक दिन के लिए एल्सा के पेरेंट्स टाउन से बाहर जा रहे होते हैं और वो उस रात घर में अकेली होती है, क्योंकि मैटियस भी उस रात घर पे नहीं होता। मौके का फ़ायदा उठा के उसी रात रॉबर्ट एल्सा के घर पे आ जाता है अपनी गन के साथ। लकीली एल्सा उसकी स्नो मोबाइल को आता देख लेती है और अपने घर के बेसमेंट में छुप जाती है। कुछ देर बाद रॉबर्ट को पता चल जाता है कि एल्सा बेसमेंट में छुपी हुई है। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन बेसमेंट के अंदर एंटर नहीं कर पाता, तो फिर वो वहीं बैठ के एल्सा को बाहर आने का बोलता है। उसे इस बात पे बहुत गुस्सा था कि कुछ दिन पहले एल्सा ने उससे स्टोर के बाहर रूडली कन्फ्रंट किया था और वो नहीं चाहता कि एल्सा उसके बारे में लोगों को बताए। इसी बीच में एल्सा पुलिस को हेल्प के लिए कॉल कर देती है और ये बात वो जैसे ही रॉबर्ट को बताती है तो फ़ौरन वो वहाँ से भाग जाता है। इस इंसिडेंट के बाद पुलिस रॉबर्ट के बांग को रेड करती है और क्वेश्चनिंग के लिए उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है, लेकिन एज एक्सपेक्टेड वो उसे फिर से रिलीज़ कर देते हैं। आखिर तंग आकर एक दिन एल्सा डिसाइड करती है कि वो खुद ही रॉबर्ट के बांग पे जाके एविडेंस कलेक्ट करेगी। ये बात बताने के लिए वो मैटियस को कॉल और मैसेजेस करती है, लेकिन वो उसे रिस्पॉन्ड नहीं करता। खैर एल्सा रॉबर्ट के बांध पर अकेली जाती है। वो रॉबर्ट के जाने का वेट करती है और उसके जाने के बाद वो उसके बांध का लॉक तोड़कर अंदर चली जाती है और वहाँ पे वो देखती है कि मारे गए सारे रेनडियर्स के रिमेन्स, जैसे कि उनका हेड, स्किन और मीट वहाँ पे मौजूद होती हैं। वो इन सब की पिक्चर्स ले लेती है और हम देखते हैं कि बीच रास्ते में ही रॉबर्ट बांध में लगे सीसीटीवी कैमरास के थ्रू अपने मोबाइल पे एल्सा को देख लेता है और वो फ़ौरन अपने बांध की तरफ वापस हो लेता है। एल्सा भी उसकी स्नो मोबाइल की आवाज़ सुन के वहाँ से अपनी स्नो मोबाइल पे बैठ के एस्केप करती है और रॉबर्ट उसको फॉलो करता है। काफ़ी देर चेस करने के बाद वो एक ओपन एरिया में आते हैं जहाँ आगे एक फ्रोज़न लेक होती है। उसके करीब पहुँच के एल्सा रॉबर्ट की स्नो मोबाइल को डॉच करती है और रॉबर्ट अपनी स्नो मोबाइल के साथ बर्फ़ से जमी लेक में क्रैश कर जाता है और इस स्नो मोबाइल के हैवी वेट की वजह से ना सिर्फ बर्फ़ की लेयर ब्रेक कर जाती है बल्कि रॉबर्ट भी उसमें डूबने लगता है। लास्ट मोमेंट पे एल्सा पूरी कोशिश करती है उसे बचाने की, लेकिन वो लेक में डूब के मर जाता है। यहाँ आयरनी ऑफ फेट देखें कि वो रॉबर्ट जो हमेशा रेनडियर्स को ब्रूटली मारा करता था सिर्फ इसलिए कि उनकी वजह से वो अपनी स्नो मोबाइल नहीं चला पाता, वो आखिर में अपनी उसी स्नो मोबाइल की वजह से मारा जाता है। खैर पुलिस इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करती है और रॉबर्ट के बांध से मिली रेनडियर्स के रिमेन्स को कब्जे में लेकर रॉबर्ट के बाकी गैंग मेंबर्स को भी अरेस्ट कर लेती है। दूसरी तरफ रॉबर्ट की डेथ में एल्सा को भी इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। मूवी के एंड पे हम देखते हैं कि एल्सा हैप्पीली अपने रेनडियर्स के साथ रोम कर रही है और एक चाइल्ड हर्डर को उसके मार्किंग डे पर गाइड कर रही होती है, जिससे हमें समझ में आता है कि अब दूसरे विलेजर्स भी अपनी नेक्स्ट जनरेशन को रेनडियर हर्डिंग के लिए इनकरेज कर रहे हैं। इसके साथ साथ एल्सा मैटियस को भी साइकोलॉजिकल हेल्प लेने के लिए कन्विंस करती है और जिसके बाद मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस मूवी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको इसके अलावा भी किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।